रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा क्या चीज है, कौन सी चिड़िया का नाम है, ये देखते हैं जरा। दिख रहा है कि सरफेस लाइन नहीं दिख रही? चलो बच्चों देखो ये क्या चीज है। एक्चुअली मैंने आपसे पूछा कि एक पार्टिकल है, अब इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। ये समझ के तो आगे का रोटेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक पार्टिकल है, वो यहां से रोल करते हुए, मतलब मोशन रोलिंग भी कर रहा है वो, साथ में देखो ये 1D मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है। रोलिंग मोशन या रोटेशनल मोशन, एक्चुअली में रोलिंग बोलना गलत है, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। अब ये चीज ऐसे समझो कि मैंने मान लो आपको एक पॉइंट दिया यहाँ पर, कहीं पे भी एक रैंडमली पॉइंट ले लेते हैं अपन। कलर कौन सा लूँ, ग्रीन, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने और मैंने कहा बेटा ये यहाँ से जब यहाँ तक पहुँच गया तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा यहाँ तक पहुँचने में। देखो अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट चल कैसे रहा है, पहले इस पॉइंट का मोशन देखो फिर बात समझ आएगी। क्योंकि ये पार्टिकल मेरा एक एंगुलर वेलोसिटी से घूम भी तो रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल मेरा एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम भी रहा है, साथ के साथ इसकी एक वेलोसिटी भी है जो इसको सीधी डायरेक्शन में लेके जा रही है। आप इसको ऐसा मत समझना कि घूमने की वजह से ट्रांसलेशन हो रहा है, नहीं, इसके सीधे चलने की वेलोसिटी कुछ और है और इसकी घूमने की वेलोसिटी ओमेगा वो कुछ और है। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन जैसी चीज मैंने नहीं दी है, हो सकता है कि ओमेगा बहुत ज्यादा हो सकता है ओमेगा बहुत कम हो, वो सब मुझे नहीं पता। ये आपकी गाड़ी का मोशन, व्हील का मोशन मत समझना। पॉसिबल है कि ये अलग मोशन हो रहा है और लीनियर में अलग मोशन हो रहा है, कोई फ्रिक्शन जैसी चीज नहीं है। और इसको प्रैक्टिकली कभी फील करना हो तो कोका कोला वाली ढक्कन देखा है, उसको किसी रफ सरफेस पे रखकर ऐसे प्रेस करना, देखना घूम इधर रहा होगा, मोशन आगे हो रही होगी, ठीक है ना। घूम तो पीछे की तरफ रहा होगा लेकिन मोशन आगे की तरफ हो जाएगा उसका। तो ये वैसा ही कुछ मोशन है, ये क्लियर है, हाँ कि ना, ठीक है। तो इस पार्टिकल की एक वेलोसिटी भी थी इस डायरेक्शन में, फिलहाल मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फिर बताऊंगा मैं इसको कहाँ लिखना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि टी टाइम के बाद इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया क्या है? एक पार्टिकल है जिसकी लीनियर वेलोसिटी भी है, रोटेशनल वेलोसिटी भी है, जिसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और टी टाइम के बाद उस पे रखे हुए पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या हो, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। बात समझ आई यहाँ तक? शुरू करें इस चीज को कैसे करना। देखो सबसे पहले मैं आपसे अगर पी पॉइंट के लिए पूछूं बच्चों, तो पी पॉइंट का मोशन कैसा हो रहा होगा? नहीं, रोटेशन कैसे, अगर ये पार्टिकल आगे जाएगा तो पी पॉइंट भी तो आगे जा रहा होगा। तो एक्चुअली में इस पार्टिकल का मोशन पता है कैसा दिख रहा होगा आपको, ऐसा। अगर सिर्फ पी पॉइंट को देखो तो इसको ऐसा साइक्लोइडल प्रोफाइल बोलते हैं, बट पी पॉइंट का मोशन आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा इसका। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? ठीक है, नहीं स्प्रिंग जैसा नहीं बोल सकते, ये साइक्लोइडल प्रोफाइल होता है, कुछ और ही होता है ये। नहीं तुम्हें याद नहीं रखना, तुम्हें सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसका मोशन कुछ ऐसा हो रहा होगा। पहले कॉम्प्लेक्सिटी समझो, इसकी दिक्कत क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे कैसे, फिर इसको छोटे तरीके से अपन सॉल्व करना सीखेंगे। पहले समझो तो सही मोशन हो कैसा रहा है। इस पी पॉइंट का एक्चुअल मोशन तो ऐसा ही दिखेगा ना मुझे,
तुम यार यहाँ पर खड़े होकर इसको घूमते हुए भी देख रहे हो, साथ में लीनियर मोशन भी करते हुए देख रहे हो, पी पॉइंट ऐसा नहीं जा रहा होगा स्प्रिंग जैसा। तुम तब बोल सकते हो पता है, जब ये वेलोसिटी ओमेगा टी और वी बराबर हो, वहां पर बोल सकते हो। मैं बोल सकता हूँ वी बहुत ज्यादा है, कैसे हो जाए? मैंने ये तो कहा फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ओमेगा टी अलग चीज चल रही है और वो अलग चीज चल रहा है। चालू है, फैन चलने की वजह से काम नहीं कर रहा। ठीक है, डन, बोलो ये बात क्लियर। आगे बढ़ू तो देखो, इस चीज को सॉल्व करने का ना एक बहुत आसान टेक्निक है मेरे पास। वो आसान टेक्निक क्या है, एक बात बताओ, ये तो आप लोग सर्कुलर मोशन में वैसे पढ़ के आए हो कि अगर ये कोई पार्टिकल यहाँ पर है, उसकी लीनियर वेलोसिटी v इधर है, ओमेगा टी किधर लगी होगी इसमें, इस तरफ, सॉरी ओमेगा इधर लग रहा होगा, आर ओमेगा, हाँ कि ना? लेकिन सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ मास पर क्या ओमेगा आर वैल्यू होगी? एक वेलोसिटी जो सर्कुलर मोशन देता है मुझे, आर ओमेगा, याद है ना? दो वेलोसिटीज होती है, एक तो लीनियर खुद की है और एक जो सर्कुलर मोशन देता है आर ओमेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास पे तो आर जीरो है, तो ओमेगा का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा सर्कुलर मास पर, सॉरी रोटेशनल मोशन पर, सेंटर ऑफ मास पर। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई पॉइंट? पक्का? मतलब इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास हमेशा एक लीनियर मोशन कर रहा होगा, हाँ कि ना? सेंटर ऑफ मास कभी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जैसे इस पॉइंट का दिखाया मैंने, ऐसा मोशन कर रहा होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में कर रहा होगा मोशन। क्लियर है? तो आप इसको एक काम करो ना, दो पार्ट में तोड़ लो मोशन को, दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, कितना किया है? वेलोसिटी v थी, टाइम t था, बताओ। मतलब मैं इस वाले डिस्प्लेसमेंट को क्या आप लोगों के कहने पर v इंटू टी मान सकता हूं, हाँ कि ना? बोलो यस और नो। मैंने सिर्फ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखा कितना कवर किया। बोलो ये बात क्लियर है? इसके बाद आप भूल जाओ कि पार्टिकल कोई ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था। आप ये देखो कि ये पार्टिकल हो सकता है सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा हो, रोटेशनल मोशन कर रहा हो, मान सकते हैं ऐसा? तो लेट अस सपोज कि ये पॉइंट पी ना कहीं पर यहां पर पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया पी पॉइंट। मैंने माना कि ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा था ना, तो ये पी यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम? मैंने ये मान लिया। तो बच्चों मुझे बताओ, इस पी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है? मैं एक मिनट के लिए थीटा बोल दूं, थीटा बोल सकता हूँ, और ये थीटा कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होगा, हाँ कि ना? बोलो, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, एग्री हो? पर प्रॉब्लम है कि ये पॉइंट जो है ना, मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा, ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है। तो बोलो निकाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अलग से, वाई डायरेक्शन का अलग से? कैसे? देखो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना अब इस चीज को। क्या ये पूरी रेड वाली लाइन जो बच्चों ये आर है, रेडियस है, तो मैं इसको भी आर बोल सकता हूँ? तो जरा ये बताओ, थीटा के सामने इस तरफ क्या होगा, ये आर साइन थीटा, और ये वाली लेंथ जो बची हुई है ये क्या होगी, आर कॉस थीटा। बोलो एग्री हो या नहीं हो? अब मैं इसमें ना डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना किया, पूरे पार्टिकल का ओवरऑल देख रहे हैं। सबसे पहले तो देखो वी चला गया होगा वो, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ वी टी, लेकिन फिर ये पार्टिकल कुछ पीछे आया है, देखो एक्चुअली में एक्स डायरेक्शन में कुछ पीछे आ गया है, कितना? आर साइन थीटा, तो वी टी माइनस आर साइन थीटा, आ कि ना? और ये एक्स डायरेक्शन इसलिए क्या लगा दिया मैंने, आई कैप। बोलो एग्री हो, हाँ कि ना? आई बात समझ में? नहीं आया? कितने बच्चों को नहीं आ रहा समझ में? हाँ पीछे हो रहा है ना, अपने थीटा के वेरिएबल फॉर्म में लिया है, ज्यादा होगा माइनस का ऑटोमेटिक हो जाएगा, थीटा ऑटोमेटिक चेंज कर देगा ना, माइनस का कर देगा साइन को। ठीक है, वो बता दूंगा अभी। अरे बेवकूफ, आगे चला गया तो थीटा 180 से ज्यादा हो जाएगा, और साइन में 180 से ज्यादा थीटा होता है, तो ये खुद क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा।
वेरिएबल फॉर्म में कर रहे हैं ना अपन ने, कोई वैल्यू डेटा थोड़ी निकाल रहे हैं। थीटा ऑटोमेटिक 180 से ज्यादा होगा तो साइन थीटा नेगेटिव होता है, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? ठीक। ऐसे बच्चों निकालते हैं हम लोग एस वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? देखो एक्चुअली में यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r, और यहां से यहां तक की है r cos थीटा, तो बीच में यही पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट किया उसने, इतनी हाइट कवर की है, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, और ये अपन ने पहले भी सीखा हुआ है क्या होता है r इंटू 1 - cos थीटा जे के। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट में क्या कह सकता हूं कितना हुआ है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना बोला जा सकता है, s इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू vt माइनस r sin थीटा आई कैप प्लस r ब्रैकेट 1 - cos थीटा जे कैप। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस टर्म को आप लोग एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो, बट अगेन माय रिकमेंडेशन डू नॉट यूज द फॉर्मूलाज। ठीक है, डायरेक्ट ही हम लोग सोच के नहीं कर सकते, पहले ट्रांसलेशन निकाल ले फिर उसमें सर्कुलर वाले तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर ले। ठीक है, तो आप इसे एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी बेटर क्या रहेगा, सॉल्व कर। ठीक है, हम्म, मैंने अभी अभी तो बताया, आप कहीं पे भी ले लो पी को, मान लो कि पी हो सकता था यहाँ आ जाए, मैंने मान लिया आपके कहने पर, तो क्या थीटा 180 से ज्यादा नहीं होगा? और थीटा 180 से ज्यादा होगा तो साइन कभी भी 180 से ज्यादा में नेगेटिव होता है, तो देखो यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, आर साइन थीटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल फॉर्म में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से पूछ लो क्या हो गया, क्या हो गया? अरे पूछ लो, अभी पूछ लो। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट था वो, कि यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से कर रहा था, इसलिए उसको v इंटू टी बोला था। ट्रांसलेशन मोशन से तो वी टी निकला बेटा, सेंटर ऑफ मास में कोई सर्कुलर मोशन अज्यूम ही नहीं किया अपन ने, अभी नहीं, आर ओमेगा क्या आ रहा था उसमें जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था वो सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल मोशन, तो उसको v इंटू टी लिखा। तो मेनली एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में देखो मेन फैक्टर तो वी टी है, और फिर हो सकता है वो पॉइंट वी टी से कुछ या तो आगे चला गया हो या कुछ पीछे चला गया हो, तो अपन ने उसको प्लस या माइनस कर लिया। सबको समझ आ गया अच्छे से? मानसी, अवनी? यस सर।
बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के बाद ही आपको आगे सब कुछ समझ आएगा। अगर ये क्लियर हो गया ना अच्छे से, तो फिर आगे वाले सारे टॉपिक बहुत स्मूथ हो जाएंगे। और मैं यही पढ़ाने से आप लोगों को थोड़ा सा घबरा रहा था, इमेजिनेशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और ये रियलिटी में पता है मैंने क्या निकाला है, ये रिलेटिव मोशन जैसे सॉल्व करते थे ना वो किया। रिलेटिव मोशन में भी तो यही करते थे, वही एज इट इज निकाला। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ये। आगे चले। अच्छा वेलोसिटी निकालनी हो मुझे तब, वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सेलरेशन निकालनी हो, ये छाप लिया ये। मैं इसी डायग्राम को रीयूज कर लूं। हाँ देख, नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली में क्या है कि मान लो अगर कोई डेटा गिवन हो तो कैसे करो। मान लो उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन की डायरेक्ट दे दी हो, तो मैं तो एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। देखो ये तो तुम जो करना चाहते हो ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है ये तो मैंने किसी टाइम टी के बाद निकाला है। पर एक्चुअली में वेलोसिटी ना हर पॉइंट की अलग अलग होती है रोटेशनल मोशन में। हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, तो आपको वेलोसिटीज निकालनी पड़ेगी कब कहाँ कितनी है, पॉइंट वाइज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो देखो वो भी करता है। मुझे पता था ये होगा। चल तो बच्चों मैंने इसमें कुछ रैंडमली पॉइंट लिए। कौन सा कलर लो, दिख जाएगा। लेट दिस इज पी क्यू आर एंड एस। मैं इन चारों पॉइंट पर एक्चुअली में एक हमारा ओरिजिन सेंटर, इसको सी देता हूँ बिकॉज सेंटर ऑफ मास था सी पॉइंट। इन सभी पॉइंट पर वेलोसिटीज क्या होगी अगर मेरा पार्टिकल रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों मोशन कर रहा है। ट्रांसलेशन मोशन विद वेलोसिटी v और रोटेशनल मोशन विद वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, इन दोनों चीजों से तो हर पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी। सबसे पहली चीज तो मुझे सेंटर ऑफ मास के लिए बताओ क्या होगी वेलोसिटी। देखो सेंटर ऑफ मास पे तो कोई भी रोटेशनल मोशन है ही नहीं। सेंटर ऑफ मास पे तो कोई रोटेशनल मोशन नहीं, क्योंकि उसमें आर ओमेगा कितना हो जाता है 0। मतलब ये तो कहानी सीधे सीधे क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। कोई प्रॉब्लम। अब सबसे पहले p पॉइंट के लिए देखें या r पॉइंट के लिए देखता हूँ। देखो अगर सेंटर ऑफ मास इधर वेलोसिटी v से जा रहा है तो इसकी भी कोशिश क्या होगी, इस पार्टिकल की भी इस तरफ एक लीनियर वेलोसिटी होगी इसकी v। हाँ या ना। और अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, तो ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन यहां पर इस पॉइंट पर एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी और आएगी रोटेशनल मोशन की वजह से। कितनी, आर ओमेगा। तो मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v प्लस आर ओमेगा। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं। ठीक है। अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखूं तो यहां पर तो v वेलोसिटी अभी भी है, लेकिन ड्यू टू रोटेशनल मोशन एक एडिशनल वेलोसिटी किस तरफ आएगी, इसमें इस तरफ आएगी। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि पार्टिकल ऐसा रोटेशनल मोशन कर रहा है, ऐसा रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो मतलब इधर की तरफ एक वेलोसिटी और आ जाएगी कितनी, आर ओमेगा। मतलब मैं नेट वेलोसिटी क्या बोल सकता हूँ, इस तरफ आ रही है वो कितनी आ रही है, इसको हटा दूं तो v माइनस आर ओमेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही बेटा इस तरफ अगर मैं देखूं तो v वेलोसिटी तो फिर से मेरी इधर ही थी,
लेकिन आर ओमेगा किधर लग रही होगी, सोचो जल्दी, नीचे की तरफ। तो इस बार इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, वो इस तरफ कहीं पे आएगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर। और सेम इस वाले केस में v अगेन इधर है, आर ओमेगा ऊपर आएगा और इस तरफ आएगा कहीं पर रिजल्टेंट, ये आर ओमेगा, ये v। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया मेरे से पूछो, या तो फिर बीच में बोलो मत, ठीक है, ये टॉपिक नहीं है बेटा, ऐसा खत्म हो जाओगे इसमें, ठीक, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक और चीज, सर्कुलर मोशन जब हमने पढ़ा था तो सर्कुलर मोशन में मैंने हर एक सरकमफेरेंस पे पॉइंट की वेलोसिटी निकलवाई थी, वो हमेशा अपन बोलते थे वहां पर v परपेंडिकुलर बाय r इज इक्वल टू ओमेगा, यही बोला था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और किसी को डाउट, सिंपल है सबको। चल, तो बेटा ये कहानी हो गई वेलोसिटी की। अब एक बात सोच के बताओ, मैंने यहाँ पर क्या बोला था, ओमेगा इज अ डिफरेंट वेलोसिटी एंड v इज द डिफरेंट वेलोसिटी। ओमेगा किसके लिए था, रोटेशन के लिए, v किसके लिए था, ट्रांसलेशनल के लिए। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहे थे, जो केस अपन पढ़ रहे हैं अभी। लेकिन इन केस मान लो जो आप मोशन आपकी गाड़ी में देखते हो, जो आपकी गाड़ी में मोशन देखते हो, व्हील घूम रहा होता है और उसकी वजह से पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा होता है वो एक्चुअली में। तो उस केस में v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और इस पॉइंट पर वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। यानी आपके बॉटम के, जो आपकी गाड़ी मूव कर रही होती है ना, उसके बॉटम की वेलोसिटी जो कांटेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी एक्चुअली में जीरो होती है। ये चीज आप लोगों में से कितने लोग जानते थे, पता था बॉटम की वेलोसिटी जीरो होती है, जो पॉइंट होता है ना नीचे बॉटम पे वो जीरो होता है, और उसी को कहते हैं रोलिंग मोशन। वो आगे अगले टॉपिक आएंगे, ठीक है, आगे चल के आएंगे, क्योंकि वहां पर व्हील स्लिप नहीं कर रहा है, व्हील स्लिप कर जाएगा तो आर ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, व्हील स्लिप कर गया तो आर ओमेगा ज्यादा हो जाएगा। खैर छोड़ो, वो रोलिंग मोशन में फिर बताऊंगा, अभी तक की कहानी क्लियर है, जीरो वाली बात छोड़ दो, तो बाकी तो क्लियर है, ठीक है डन, नोट करो इसको। हाँ बालक आप कुछ कह रहे थे, एसएल। अच्छा अब एक्सेलरेशन वाला अगर आपको समझ में आया, तो मैं अगला टॉपिक आपको देता हूँ। ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, एक एक्सेलरेशन के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ACOM। तो ऐसे ही PQRS का एक्सेलरेशन निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा। रोटेशनल मोशन में पता है ना एक्सेलरेशन कितना आता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है रोटेशनल मोशन में, क्या, हाँ, और dv अपॉन dt, और आर अल्फा भी बताया था मैंने, आर अल्फा बताया था ना। चलो निकालो, सॉल्व करो, सेम कहानी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, v की जगह ACOM और आर ओमेगा की जगह आर अल्फा। क्या, ACOM बोला ना मैंने, ACOM, हाँ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको हमेशा इसमें क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके क्वेश्चन लेने शुरू करेंगे ना, मस्त मस्त, मजा आएगा। अब रोटेशन स्टार्ट होगा प्रॉपर। हाँ, कुछ नहीं, मैंने कहा कि जैसे वेलोसिटी की प्रोफाइल निकाली वैसे हम लोगों ने एक्सेलरेशन की निकालनी है वापस, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACOM है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। क्या, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग होगी ना, टॉप के लिए होगा ACOM प्लस आर अल्फा, नीचे बॉटम के लिए ACOM माइनस आर अल्फा। आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तब मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करवाई थी एक लाइन, व्हील डज नॉट स्लिप, याद है, वो वही केस होता है जब v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड हो सकता है जब आर ओमेगा स्लिप ना कर रहा हो।
जैसे वेलोसिटी निकाला ना अपन ने, वैसे एक्सेलरेशन निकालना है। सेम डायग्राम बनाना है। वी प्लस आर ओमेगा की जगह वी प्लस सॉरी ए सी ओ एम प्लस आर एल्फा हो जाएगा, नीचे ए सी ओ एम माइनस आर एल्फा हो जाएगा। मैंने इस बार एंगुलर एक्सेलरेशन दिया ना बेटा, क्या करवाऊं सॉल्व, नहीं समझ आया? हाँ वो तो 90 डिग्री पे ही है, वी इधर की तरफ है और आर ओमेगा उधर की तरफ। क्यों बेटा? अरे इस केस के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, एक अगला केस दिया है जिसमें उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एसीओएम है। अगला केस बोल रहा हूँ, अगला टॉपिक बनाना है आपको, उसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एसीओएम दे रखा है पहले से, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है। अभी भी नहीं आया? कितने बच्चों को समझ नहीं आया? हाँ, एज एक्सपेक्टेड। ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा है? अगर मैं कोई टर्म रिप्लेस करने के लिए बोलूँ तो कर सकते हो। v की जगह पर ये लिख देना, और ओमेगा की जगह पर इसकी जगह पर अल्फा लिख देना। सेम डायग्राम, सेम सब कुछ, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे? किसका? हाँ, फोर्स इंटू वेलोसिटी क्यों नहीं बताया? दोनों बताया मैंने, एवरेज पावर भी बताया, इंस्टेंटेनियस पावर भी बताया, दोनों बताया। अभी इंक्लाइन प्लेन पे मत जाओ, उसमें कहानी और बदलेगी अभी। उसमें एक्सेलरेशन का एडिशनल कंपोनेंट आ जाएगा, जी साइन थीटा वाला। अभी अभी आगे जा रहे हो, मत जाओ। आगे मैं करवाऊंगा खुद ही वो केस। उसमें फ्रिक्शन भी उल्टी कहानियां लगती है, कभी सीधा लगता है कभी उल्टा लगता है। मोशन के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाता है उसमें, अलग ही कहानियां चलती है। इसलिए तो कह रहा हूँ अभी आगे मत जाओ, जब जाऊंगा टॉपिक पे तब बताऊंगा। रोटेशन में छेड़खानी नहीं कर सकते हम लोग। एक बात बताओ, मुझे क्या मजे आ रहे हैं, आज 10th लेक्चर चल रहा है रोटेशन का। और तुम लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मैंने जो तीन तीन क्लास में टॉपिक पढ़ा है, उसको एक क्लास में पढ़ा के मैं खत्म कर सकता था। मैं क्यों स्लो स्लो चल रहा हूँ, स्मूथ स्मूथ चल रहा हूँ? आगे मैं भाग ही नहीं सकता। भागूंगा, मेरे को पता पूरा साफ हो जाएगा। अभी भी साफ हो रहा है, ऐसा नहीं अभी नहीं हो रहा है, अभी भी साफ हो रहा है, लेकिन फिर भी परसेंटेज थोड़ी बेटर। पहले तो पूरा साफ हो जाता, एक वर्ड समझ नहीं आता। मैं इसलिए स्लो स्लो चल रहा हूँ। अभी अगर मैं चाहूँ तो ये ट्रांसलेशन रोटेशन आज का ये बात खत्म हो गया, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉपिक खत्म। मैं 7 7 8 8 क्वेश्चन करवाए जा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ, उसमें पकड़ आ जाएगा टॉपिक पे। अच्छा, आप ये सोच के बैठे थे आज भी समोसे आएंगे? हाँ, आज टाइम से आ गए सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। A thin uniform rod of mass m, हाँ स्मॉल m ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है मास वैसे।
mass m and length L is placed on a smooth horizontal surface. It is acted upon by a force F. Find, अच्छा इसमें डायग्राम मैं दूंगा आप लोगों को, है ना, डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में. फाइंड, फर्स्ट लिखो द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड. लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड. पॉइंट, मतलब सेकंड पार्ट, बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन द रॉड. Second, location of a point on the rod where which has zero acceleration, जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो. सी पॉइंट पर पाइवोटेड एल बार 4 का फोर्स लग रहा है. ठीक है. क्या, अभी डायग्राम दे रहा हूं मैं, चिंता मत करो. डायग्राम देखते समझ जाओगे, सेंटर ऑफ मास पे नहीं होगा. क्वेश्चन पहले देखो, डायग्राम फिर बात करेंगे. कहाँ, इससे भी तो मूव नहीं करता, क्या बकवास कर रहे थे तुम लोग. किस पे? ओके, इससे. चलो, तो क्वेश्चन में डायग्राम जो गिवन है आपको, ये गिवन है. ये हॉलो नहीं बनता क्या? हम्म. तो फिल कलर पहले से आएगा, फिल कलर. ये इस पे किया था अभी जस्ट. चलो मैं कलर वाला ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं. कौन सा कलर सही रहेगा, इस पे ये बना दो. तो बेटा ये सेंटर पे ना पाइवेटेड है, इसके सी पर. मतलब इसको मैंने कील से ठोक के फिक्स कर रखा है सी पे, सेंटर पे. मतलब फिक्स मतलब ये रोटेट कर सकता है बट अप डाउन मोशन नहीं कर सकता, है ना. फिलहाल के लिए मान के चलो. यहां से एक फोर्स लगा इस पे एफ, जो कि यहां से एल बाय 4 की डिस्टेंस पे था, इसके सेंटर से. ठीक है, एल बाय 4 के डिस्टेंस पे था. ऊपर और नीचे के डिस्टेंस एल बाई टू, एल बाई टू. तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन लीनियर एक्सेलरेशन, दूसरा क्वेश्चन मतलब फर्स्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन, मास इसका एम दे रखा है. और सेकंड पार्ट, वो पॉइंट फाइंड करो जहां पर इसका नेट एक्सेलरेशन जीरो. ठीक है, सॉल्व करो. ट्राई करोगे या मैं करूं? चलो करो. तो इसमें mg वाला केस मत लगा देना, क्योंकि mg को तो सेंटर ऑफ मास पर अपना बैलेंस कर रखा है, तो प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, हॉरिजॉन्टल पे ना, फिर तो टेंशन नहीं है. मेरे को लगा वर्टिकल पे.
अच्छा ये बताओ कितने बच्चों को लीनियर एक्सेलरेशन निकालना भी नहीं आ रहा? नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये कितना आ गया? एफ बाई एम, बात खत्म। अब अल्फा निकालना है, यही है असली कहानी। चलो अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ वरना फंस जाओगे। देख लो क्या, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। चलो अब यहाँ से आपको पता चलेगा मैंने पहले 4 क्लासेस खराब क्यों करी थी आप लोगों के साथ। यही चलने तो मार्कर, दूसरा चला लो। दिखेगा नहीं। कौन सा कलर लूं? ये चलेगा? ये दिख रहा है ना? ठीक है, मुझे दिखने से मतलब। देखो सबसे पहले तो लीनियर एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास, ये तो कहानी खत्म, एफ बाई एम। फिर दूसरी बात, इस सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लग रहा है बेटा, ध्यान से देखो, टॉर्क लग रहा है। वो कितना होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? एफ, और डिस्टेंस एल बाई फोर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? और याद करो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, ये एक्सटर्नल टॉर्क ही तो लगा, ये किसके बराबर होता है? आई अल्फा के, हाँ या ना? याद है? अब प्रॉब्लम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। एम एल स्क्वायर बाय 3 है ना? तो एफ एल बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू एल्फा। बताओ एल्फा मिल गया मुझे, ये गया 4 टाइम्स, एक एल से एक एल गुजर गया, और मेरे पास बचा बच्चों एफ 3 एफ बाय एम एल। ये क्या हो गया मेरे पास? अल्फा की वैल्यू। बोलो अग्री और नॉट। मैं एक सेकंड आया। अब नेक्स्ट फाइंड करो इसमें सेकंड पार्ट।
हो गया नेक्स्ट पार्ट। अच्छा मैंने क्या पूछा, एक्सेलरेशन जीरो हो मतलब क्या, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लीनियर वाला लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर वाला लग रहा हो, तभी तो नेट जीरो हो सकता है। तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखना शुरू करूं, मान लो इधर के अबाउट देखता हूं, तो लीनियर एक्सेलरेशन इधर ही मिलेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी इसी तरफ मिल रहा है, आर एल्फा एंगुलर की वजह से आर एल्फा, तो कोई फायदा होगा, इस साइड तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर मैं इस तरफ देखूं तो लीनियर एक्सेलरेशन मैंने इसको एक्चुअली में कहां दिया था, इसके अबाउट दिया था, और बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन मिलेगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ। तो यानी इस तरफ पॉसिबल है कि नेट जीरो हो जाए। बोलो क्लियर। अच्छा एक मिनट के लिए ये दिमाग से हटा देना कि फिक्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैंने ये आगे मूव नहीं कर सकता ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा मत लेके चलना, पॉसिबल है वो आगे मूव करे, वरना फिर तो ये आएगा ही नहीं कभी, ठीक है ना, अगर ये फिक्स होता तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बेटा ये तो मुझे समझ में आ गया कि इस तरफ होने वाला है जीरो। अब जरा दूसरी बात समझते हैं, मुझे डिस्टेंस तो पता ही नहीं किस डिस्टेंस पे जीरो होने वाला है, तो लेट अस सपोज एक्स डिस्टेंस पर जाकर जीरो हो जाता होगा कहीं पर, तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, इस तरफ लग रहा था मेरा ए जो मैंने लीनियर निकाला, और इस तरफ लग रहा होगा एक्स एल्फा, और ये दोनों जिस पॉइंट पे बराबर हो गए उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स एल्फा बराबर ए की वैल्यू निकाल रखी है, एल्फा की निकाल रखी है, एल्फा कितना था 3f/ml, और बेटा लीनियर की वैल्यू थी f/m, f/m से f/m गुजर गया और x इक्वल टू आ गया मेरे पास l/3। इस पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। बोलो पहला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, आ गया था आंसर। अरे वाह, कल घर जाने वाले हो ना, आज एक्साइटमेंट, कल परसों बीकानेर गुवाहाटी, ट्यूसडे को तो वही ट्रेन है, और कौन सी जाओ। ये एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। क्या फ्रिक्शन थोड़ी दिया मैंने, ये ऐसे एक रॉड मेरी स्केल रखी हुई है, जमीन पे रखी हुई है वो रॉड, उसकी बात हो रही है। निकाल के बताओ, प्रॉब्लम वही तो, निकाल के बताओ। नहीं निकलेगा, करते रह जाओगे नहीं आएगा, इसमें एक फिक्स मेथड है, इसी मेथड से चलो या तो, या फिर अपना कोई बहुत अच्छा मेथड डेवलप करो। मेरे पास यही मेथड है जो सबसे इजी लगता है मुझे, क्योंकि और कोई मेथड मुझे नहीं लगता पॉसिबल है इतना आसान। होगा तो हो सकता है, मैकेनिक्स में 50 हज़ारों तरीके हो सकता है कोई नया बच्चा कोई और अच्छी चीज़ बना दे। समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। हाँ वो रखने का सब तो पता हो, अपन ने एक्चुअली में वही रखा है। आप देखो ए की जगह f/m रखा, आप f की जगह ma रखना चाहते हो, बट वो कंसेप्ट तो क्लियर हो कि अपन ने यहाँ पर क्यों रखा है, तो ये मेरा आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा ना। मैंने क्या बोला, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लीनियर का था, इस डायरेक्शन में आर एल्फा का था, वो दोनों बराबर होंगे तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारा मेन रीजन क्या है उसका। अगला एक और आसान सा क्वेश्चन, फिर सिंग निकालेंगे, फिर आएंगे सिंग बाहर। लिख लिया ये वाला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेप्ड डिस्क, स्टेप्ड डिस्क, अभी बताऊंगा क्या होता है। स्टेप सीडी में होता है ना, स्टेप कैसे, स्टेप्ड डिस्क मतलब उसमें एक डिस्क के अंदर दूसरी डिस्क भी है, बस सिंपल,
ठीक है, स्टेप्ड डिस्क ऑफ मास स्मॉल m and inner and outer radius small r and capital R. Inner and outer radius small r and capital R. Inner and outer radius small r and capital R. Is placed on a smooth horizontal surface. It is wrapped by a thread it is wrapped by a thread. ये एक्चुअली में आप ये समझ लो आपके चरखी वाला क्वेश्चन है। चरखी का अगर एक ही साइड देख रहे हैं हम, दोनों साइड ऐसे बड़े बड़े दो डिस्क लगे होते हैं, मैंने बोला कि एक डिस्क को हटा देता है। अब ध्यान से सामने से देखोगे तो एक बड़ी डिस्क होगी, एक छोटी डिस्क होगी जिसमें धागा बंधा होता है, और उसमें से धागा मैं खींचने वाला हूँ, भी बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन लिखोगे समझ जाओगे। wrapped by a thread which is pulled by a horizontal force F. Pulled by a horizontal force F. बच्चों आप लोगों को बोर्ड साफ साफ दिख रहा है ना ऑनलाइन वाले? यस सर। कोई ऐसे दिक्कत थोड़ी आ रही वर्डिंग्स में? नो सर, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक। If the radius of gyration of disk is k, radius of gyration, हाँ वही गायरेशन पढ़ा था, रेडियस ऑफ गायरेशन, जायरेशन बोलते हैं वैसे, रेडियस ऑफ जायरेशन के फाइंड, फर्स्ट लिखो के, फर्स्ट लिखो द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, the acceleration of center of mass of the disk. Second, the angular acceleration of the disk. अरे आसान कर दिया क्वेश्चन यार, आसान क्वेश्चन हो गया था। करो सॉल्व, डायग्राम दूं चाहिए? ऐसे नीड नहीं थी, इसमें सब कुछ बता रखा है पहले से। मूव नहीं हो सकता अंदर बनाने के बाद? हाँ बोला, सेलेक्ट नहीं होता ना वो। चलो, लग रहा है थोड़ा सा सेंटर में देखने में, थोड़ा सा तो लग ही रहा है। मान लो ये इसके बड़े वाले के सेंटर में छोटा वाला डिस्क है, दो डिस्क हैं, और इस पे मैंने धागा बांध रखा था, ठीक, और उस धागे को बच्चों में एक फोर्स F से खींच रहा था, इस डायरेक्शन में, और ये मेरा ग्राउंड जिस पे रखा हुआ है,
अब आगे मूव करना भी। तो ये फोर्स F लग रहा है इस तरफ, ये स्मॉल वाली रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल वाली कैपिटल आर। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले वाले मेथड की तरह सेम टू सेम सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। वो निकाला था L/3 पर, तो हॉरिजॉन्टली थी, सेंटर से नीचे फोर्स जिस तरफ लग रहा था उस तरफ नहीं, अपोजिट साइड में। कभी नहीं होता, आर अल्फा आ रहा था वहां पर। समझे नहीं, ऐसा कोई हाइपोथेसिस मत बनाओ, सॉल्व करो, हर केस अलग है अपने आप में। अभी लास्ट में जाते हुए डिस्कस कर लेना वही वाला क्वेश्चन, बता दूंगा। सिलेंडर नहीं है, डिस्क है दोनों। दोनों के मिलाकर मास m दे रखा है। बेटा टोटल रेडियस ही होगा, वो सेंटर से निकाला हुआ है। 2 डिस्क है ना, तो बड़े वाले डिस्क का कैपिटल आर है। चलो 3 बोलते मैं करवा दूंगा। सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन ही है ना, कहीं और क्यों होगा? सिमेट्रिकल बॉडी ओरिजिन पे होगा। देखो लीनियर एक्सेलरेशन तो बहुत आसान है, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास F/m। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, F/m। बहुत सिंपल सी कहानी है। अब अल्फा निकालो, उसी का गेम। अलिंजे क्या हो गया? टू एफ अपन एम आर स्क्वायर। तुम सब एक महामूर्खता कर रहे हो। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बोल देता हूँ पहले। इसने आपको रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है, तो अगर रेडियस ऑफ जायरेशन गिवन हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम के स्क्वायर। कुछ और करना ही नहीं है, डायरेक्ट एम के स्क्वायर रखो आई की जगह, हो गया काम। इनर्शिया निकाल क्यों रहे हो? किसने कहा इनर्शिया निकालने के लिए? डिस्क है कुछ भी है, मेरा क्या मतलब है? उसने पहले के बोल रखा है, कांस्टेंट क्वांटिटी दे रखी है मेरे को। तो क्या करना है? नेट टॉर्क इज इक्वल टू आर अल्फा, सॉरी आई अल्फा। क्या चीज? अगर जीरो पूछेगा तब तो, यहां पर जीरो थोड़ी पूछा मैंने। एफ आर स्क्वायर कैसे आ गया? एफ आर अपॉन एम के स्क्वायर। हाँ हाँ, अब सही है। ओनली एम के स्क्वायर, पूरे का ही उसने के बोला हुआ है, एक डिस्क का थोड़ी बोला हुआ है। तो गलत आ रहा है ना, तुम 2 डिस्क अज्यूम कर रहे हो, एक ही डिस्क उसने बोला ही, वो एक ही पार्ट है पूरा, सबका मिलाकर उसने रेडियस ऑफ डायरेक्शन दिया हुआ है, तो 2 डिस्क अज्यूम क्यों कर रहे हो? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल सबका मिलाकर एम के स्क्वायर है। उसने वो चीज पहले बोल दिया, तो मैं रेडियस ऑफ जायरेशन 2 नहीं आएगा ना नीचे, ठीक है?
सानिध्य आया, समझ में नहीं आया? पक्का सॉल्व करूं मैं? कितने बालक है जिनको समझ नहीं आया? हाँ, कुछ को तो नहीं आना चाहिए भी, विश्वास रखता हूं कि नहीं आए। आज आपके मित्र ऑनलाइन क्यों है? ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको पता नहीं है, पता तो सब है। अरे मेरे को सब पता। आज तो टाइम पे भी क्लास, अच्छा बायो क्लास रखवानी है ना आप लोग की आज? मोनी सर की है ना? होगी बात? ठीक है। क्या चीज? हाँ हाँ, वो मेरी कल ही बात हुई है उनसे। अब जिस जिस दिन मैं क्लास लूंगा उस दिन वो भी लूंगा। अच्छा है ना? तुम लोग का कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, पढ़ लोगे, अच्छी बात है। स्कूलों में सोचो कहाँ तक पहुंच गए होंगे, कौन कौन स्कूल जाता है आप लोगों में से? ग्रेविटेशन तक पहुंच गए, सोच लो। 12th पढ़ा थी हो तो बहुत आगे तक, कहाँ तक? बहुत सही है, मजे है ना? अच्छा, जितना मैंने पढ़ा है एक बार मेरी कॉपी और एक बार उनकी कॉपी मिला लेना, फिर देखते हैं। आप लोग की शायद दूसरी कॉपी भरने पे अब सेकंड कॉपी, तीसरी चल रही है। और वो भी कोई ऐसे छोटी मोटी पतली कॉपी भी नहीं बनाई, मोटी मोटी कॉपी बन रही है। हाँ, 12th में 2 कॉपी में खत्म हो जाएगा। 12th का कोर्स ज्यादा नहीं है, 11th का कोर्स बहुत ज्यादा है। 12th आसान है, 12th में चैप्टर भी कम है। एक चैप्टर तो डायरेक्ट, अरे सेकंड बुक है ही नहीं 12th में। फर्स्ट बुक पढ़ाने में टाइम लगेगा पूरा, सेकंड बुक तो 10 से 15 क्लास में खत्म है। और क्या, सेकंड बुक में कुछ बचा ही नहीं, सब बट गया। हाँ, मेन है 2 चैप्टर्स ओनली ऑप्टिक्स। अरे 11th नहीं, 12th की बात कर रहा हूँ। 2 चैप्टर्स है ऑप्टिक्स 11th में, मेन ही सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक तो फिर भी बच्चों वाली फिजिक्स भी तो सीख गए। अब अभी तक तो बच्चों वाली चल रही थी। हाँ, खैर ये चैप्टर को हटा दूं तो ये चैप्टर अपने आप में बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर तो देखो यूनिक है। इनफैक्ट पता है आपको, किसी भी टीचर से बात करनी हो या किसी भी बच्चे से बात करनी हो, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ उससे रोटेशन का क्वेश्चन पूछ लो, सब पता चल जाएगा। अगर उसने पढ़ाई की है तो रोटेशन बता देगा, वरना नहीं बता पाएगा, एटलीस्ट ट्राई कर लेगा। वरना रोटेशन ही, क्योंकि देखो इसमें सब चीजें आ रही है, लीनियर मोशन आ रहा है, सर्कुलर मोशन आ रहा है, पूरा कंसेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, जितना अभी तक पढ़ के सब कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, रिलेटिव सब यूज होगा इसमें। अभी धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल भी लाएंगे। अरे देखते जाओ, सब लेके आएंगे सब। क्या हो गया? ला सकते हैं एडवांस क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन। चलो डन, सॉल्व करो इसको, लो फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। देखो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू एफ बाय एम, ये तो लीनियर आ गया, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एफ इंटू स्मॉल आर। अच्छा, आई कितना होगा, एम के स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ डायरेक्शन पहले से दे रखा है, तो अल्फा इज इक्वल टू एफ आर बाय एम के स्क्वायर। इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है? क्या तो गलत है ना, कैपिटल आर क्यों आ रहा है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो कितना सेंटर ऑफ मास से, स्मॉल आर ही तो है, कैपिटल आर कैसे आ गया? चलो नेक्स्ट फटाफट, आ गया अब? पहले नहीं आया था, पहले हाथ उठाया था। सुपर पावर, व्हाइट कलर से लिखूं? लो यार, तुम्हारा कहाँ मानते हैं, व्हाइट कलर ये रहा, ठीक है व्हाइट से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लिखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दो, मजा है जिसमें। अभी तक अच्छे क्वेश्चन, अभी तक क्वेश्चन कहाँ दिए मैंने? अभी तक तो सिखाया है मैंने, क्वेश्चन तो अब आएंगे।
किसका निकाल तो दिया था मैंने, टॉर्क की तो पूछा था। तो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही तो होता है। लिखो हाँ हाँ मीडियम, इजी करवा रहा हूँ, मीडियम भी छोड़ो, इजी करवा रहा हूँ। An extensible string is wound over a rough pulley, wound बंधा हुआ है, wound over लपेटा हुआ, एक्चुअली बंधा नहीं होता, wound over लपेटा हुआ है, rough pulley of mass capital M, M1 एक्चुअली कैपिटल M1 and radius R, ठीक है, and a cylinder of mass M2, cylinder of mass M2, radius capital R, such as the cylinder rolls down, the cylinder rolls down, the string unwound over the pulley as well as the cylinder. Find the acceleration of cylinder. डायग्राम भी बना के मैं ही दे रहा हूं, ठीक है। चलो लो आसान सा डायग्राम ले लेते हैं। तो बेटा ये डिस्क है जिसका मास है m1, रेडियस r, इसका मास दे रखा है आपको m2 और रेडियस r। ये क्या है, सिलेंडर, और ये है मेरे पास डिस्क। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों पे रस्सियां बंधी हुई थी, लपेटी हुई थी। हाँ कैपिटल आर ही दिया दोनों का मैंने, दोनों, एक मिनट रुक जाओ, नहीं दोनों में कैपिटल आर है, रेडियस दोनों की सेम है, मैंने स्मॉल वर्ड ही यूज नहीं किया कहीं पे।
मैंने कैपिटल आर ही बोला था दोनों में, मतलब कैपिटल हो सकता है ना बोला हो, लेकिन आर दोनों में सेम है ना। दोनों में कैपिटल आर दे रखा है, दोनों सेम रेडियस के हैं, दोनों सेम रेडियस के हैं, ठीक है। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोनों पे स्ट्रिंग लपेटी हुई थी, ठीक है, दोनों पे स्ट्रिंग लपेटी हुई थी। तो बेटा ये तो फिक्स है डिस्क वाला, तो ये वाला फ्री था, तो ये नीचे अनबाउंड हो रहा था स्ट्रिंग इसमें से, साथ के साथ इसमें से भी स्ट्रिंग अनबाउंड हो रहा है, ठीक है ना, दोनों में से स्ट्रिंग अनबाउंड हो रहा है। बाकी क्वेश्चन ने पूछा क्या, वो तो आपको मैंने बोल दिया। क्या पूछा है आपसे मैंने, चलो कितनी देर चाहिए। सिलेंडर सॉलिड ही है मेरे हिसाब से, सॉलिड सिलेंडर ही तो बोला है, सॉलिड ही होगा लेना, सॉलिड है, सॉलिड है, ठीक है। चलो ट्राई करो, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, मेरा वाला आसान है। क्या mg तो काम कर ही रहा होगा, एक्सेलरेशन से जा रहा है, वेलोसिटी से कैसे, फिर तो एक्सेलरेशन पूछता ही नहीं, जीरो आंसर आ जाता फिर तो। मैंने एक्सेलरेशन पूछा आपसे, ए सिलेंडर का सिंपल। बेटा वो अर्थ के एक्सेलरेशन से नहीं जा रहा, फ्रिक्शन उसको बस रेस्ट्रिक्ट कर रही है एक्सेलरेशन को, तभी तो टेंशन आएगी, फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन ना भी लो टेंशन तो है ही है, क्योंकि वो अनबाउंड हो रहा है। अगर सिर्फ वो जी एक्सेलरेशन से जा रहा होता और उसी एक्सेलरेशन से अनबाउंड हो रहा होता, ऊपर वाला अनबाउंड ही नहीं होता। मैंने बोला ना दोनों अनबाउंड हो रहे हैं, ऊपर वाले के लिए फिक्स थोड़ी बोला मैंने, क्वेश्चन में पढ़ लेना मैंने क्या स्टेटमेंट दे रखा, देख लेना। हाँ बोला ना दोनों में स्ट्रिंग अनबाउंड ओवर द पुली एज वेल एज सिलेंडर, लिखवाया था दोनों में हो रहा है, पढ़ते हैं नहीं क्वेश्चन। अब वो तुम लोग देखो, मुझे कुछ नहीं पता, अब ट्राई मारो, सोचो कैसे कर सकते हो। आराम से 2-5 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को ट्राई करने के, फिर तो मैं करूंगा ही। मुझे पता है आप लोगों का आंसर नहीं आएगा, मैं आंसर भी देता हूँ आप लोग चाहो तो, पर मैं चाहता हूँ ट्राई करो। आंसर चाहिए तो ले लो, 2 × m1 + m2 अपॉन 3m1 + 2m2 × g, 2 × m1 + m2 अपॉन 3m1 + 2m2 × g। ट्राई मारो और ट्राई मारो कहीं, अब तो देखो आंसर तो अलग आ रहा है, देख लिया, अब सॉल्व करो वापस, दिमाग दौड़ाओ, नई अप्रोच से करो।
क्या चीज? हिंट ये ले सकते हो तुम लोग कि टेंशन लग रही होगी टी, सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पर सेम टेंशन रहेगी ऊपर नीचे, तो उधर वो टेंशन टी इसको एक टॉर्क दे रहा होगा आई अल्फा, सेम वही इसको भी टॉर्क दे रहा होगा टेंशन टी आई अल्फा। इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले लीनियर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करके सिलेंड्रिकल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, फिर अल्फा से निकालो, फिर पुट करो। अभी आपको सोचना कैसे करोगे। अच्छा मैं करवा दूं, लगाए दिमाग, नहीं दौड़ा अभी, नहीं हो रहा, चलो मैं करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो करवाना है आप लोगों से। आसान सा क्वेश्चन जो मेरा मेन है वो तो बचा हुआ ही है, मेन आसान सा क्वेश्चन अभी रह रहा है। चलो देखो एक बात तो क्लियर है, यहां पर एक टेंशन टी लग रही होगी, यहां पर भी एक टेंशन टी लग रही होगी, बोला क्लियर है नहीं है। दूसरी बात बच्चों, ये वाला कुछ ऐसे घूम रहा होगा और ये वाला अनबाउंड हो रहा होगा, तो ये भी कुछ ऐसे घूम रहा होगा। बोलो यस और नो। लेट अस सपोज इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है अल्फा 1 और इसका क्या है अल्फा 2, बोल सकते हैं इजी। अच्छा देखो, अगर ये अल्फा 1 से घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 से घूम रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो मेन एक्सेलरेशन तो इसका है ही नहीं, लीनियर एक्सेलरेशन, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर कौन सा लग रहा है रोटेशन की वजह से। तो क्या मैं यहां पर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा 1 बोल सकता हूं, हाँ या ना? एग्री? अच्छा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर ये अल्फा 2 से घूम रहा है? तो यहां पर एक इसका लीनियर एक्सेलरेशन भी है क्योंकि नीचे जा रहा है, तो मैंने बोला A2 से तो ये नीचे जा रहा है और आर अल्फा 2 से ऊपर जा रहा है ये पॉइंट, तो क्या मैं बोलूंगा इस पॉइंट का जो मेन एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है A2 माइनस आर अल्फा 2, हाँ या ना? बेटा मैंने बोला इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मुझे देखना है, ये वाला तो नीचे लीनियर एक्सेलरेशन नहीं था इसका, लेकिन इसका तो लीनियर एक्सेलरेशन भी है A2 मान लिया मैंने, और अल्फा 2 से घूम रहा था, तो इस पॉइंट के लिए देखो A2 से नीचे जा रहा होगा और आर अल्फा 2 से ऊपर जा रहा होगा, तो A2 माइनस आर अल्फा 2 बोला। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? दूसरी बात, ये दोनों पॉइंट स्ट्रिंग पे ही तो है, तो मतलब मैं इन दोनों एक्सेलरेशन को बराबर बोल सकता हूँ, मतलब मेरे पास आ गया आर अल्फा 1 इज इक्वल टू
A2 minus R alpha 2, or I can write it as A2 is equal to R alpha 1 plus alpha 2। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझे देखो एक्चुअली में ये सारे वेरिएबल है, R को छोड़ दिया जाए तो अल्फा 1 अल्फा 2 मैंने माना है, मुझे सब सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो अल्फा 1 निकालने की कोशिश करते हैं। देखो इस ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स है एक्सटर्नल जिसकी वजह से टॉर्क लग रहा है, कौन सा? T1, सॉरी T। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? T इज इक्वल टू आई अल्फा बोल सकता हूँ, आई अल्फा 1 बोल देता हूँ फिलहाल। अच्छा ये आई कितना होगा? डिस्क है, कितना होता है? तो हाफ m1 आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टी। प्रॉब्लम टी भी नहीं है मेरे पास। एक काम करो, पहले इतना नोट करो, फिर मैं इसको क्या नीचे स्लाइड कर दूंगा, या चलो थोड़ा सा और लिख देता हूँ, जगह है मेरे पास। ठीक है, अब ये टी कैसे निकालें? टेंशन टी याद करो, ये एक बॉडी है जिसमें समीशन एफ वाई 0 कर सकते हैं। तो देखो इस वाली बॉडी में अगर मैं इसको ऐसा अज्यूम करके देखता हूँ, फिलहाल एक टेंशन टी लग रहा है ऊपर, नीचे लग रहा है एम जी, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन A2 से नीचे मूव भी कर रहा था। तो मैं फिलहाल क्या बोल सकता हूँ? एम जी, सॉरी M2 था ना ये, M2G, और ये एक एक्सेलरेशन A2 से नीचे मूव कर रहा था। तो मैंने बोल दिया बच्चों T माइनस M2G इज इक्वल टू माइनस का M2 A2। मुझे T चाहिए था, उसको उधर चिपका दिया। T इज इक्वल टू M2G माइनस A2 बोल सकते हैं। बोलो एक पॉइंट ये रहा, ये तो मेन इक्वेशन है जिससे मुझे अल्फा 1 अल्फा 2 पुट करना है। तो यहाँ से T की वैल्यू वहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो T को मैंने यहाँ रिप्लेस किया तो क्या आ गया मेरे पास? M2 G माइनस A2 इज इक्वल टू हाफ M1 R स्क्वायर अल्फा। क्या यहाँ से अल्फा की सॉरी अल्फा 1 की वैल्यू मिल गई मुझे? तो एक अल्फा 1 तो मिल गया मुझे यहाँ रखने के लिए। निकाल सकते हैं कितना आ गया? 2m2 अपॉन m1 r स्क्वायर g माइनस A2 is equal to alpha 1। equation 2, this is my equation 1 and this is my equation 3। बोलो एग्री? अब सेम इसी मेथड से क्या मैं यहां पर भी निकाल सकता हूँ टी की वैल्यू अल्फा 2 की कंडीशन में? कैसे? ये अल्फा 2 क्यों आया? नेट एक्सटर्नल टॉर्क टी की वजह से आया। आप लोग के दिमाग में आएगा सर mg क्यों नहीं लगा? क्योंकि mg सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास होने वाला फोर्स कभी टॉर्क नहीं देता ना, तो वो टॉर्क नहीं देगा। तो ये सिर्फ कौन दे रहा है? अल्फा 2, सॉरी टी। तो टी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? आई अल्फा, और बेटा आई उसका भी, डिस्क का भी वही, सिलेंडर का भी वही आएगा जो डिस्क का है, हाफ एम आर स्क्वायर। सेम तरीके से निकालो, पुट करो, आंसर निकालो। आसान था ना? सोचना था बस थोड़ा सा। कहां पर, कहां पर क्या होगा? अरे यार मैंने गलती कर दी बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है ना, तो टाउ तो टी इंटू आर होगा ना। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी वहां पर, एक आर से एक आर गुजर गया। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर है ना फाइनल आंसर में, इसकी जगह सिर्फ क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, ठीक। क्या हो गया? हाँ नहीं, वो गलती से लिख दिया, टाउ इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू आर अल्फा लिखते हैं ना, हो जाता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं। मैं फिजिक्स सिखा सकता हूँ, मैथ्स नहीं, मुझे मैथ्स आती नहीं है। क्या? मैथ्स का टीचर थोड़ी हूँ मैं। क्या?
अरे टाइम हो गया, फिर तो एक क्वेश्चन अच्छा वाला होमवर्क के लिए दे देता हूँ। थोड़ा सा और मन में बोलो। और मन में बोलो, अभी भी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा वो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखो, फिर इक्वेशन 2 वाली कंडीशन लिखो, फिर एक्चुअली फिर इक्वेशन 3 लिखना चाहिए तो फिर 2 लिखना। इक्वेशन 1 फिर 3 फिर 2। क्या हुआ? 1 फिर 3 फिर 2, फिर लिखा नहीं। अच्छा आगे मैं सॉल्व करूं फर्दर या कर लोगे अब? अल्फा 2 निकालना, इसमें पुट करना, फिर ए 2 की वैल्यू निकाल देना, आंसर। ए 2 का आंसर मैं बता देता हूँ, सॉल्व करना थोड़ा सा घर पे बैठकर। अब मैथ्स लगानी है आपको, तो ए 2 की वैल्यू जो आ रही है बेटा, क्या चाटा मार दूंगा। ए 2 इज इक्वल टू 2m1 प्लस m2 अपॉन 3m1 प्लस 2m2 इंटू जी, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या किया वही ना। सबसे पहले दोनों पार्टिकल को ध्यान से देखो, एक चीज, दो चीजें क्लियर करते हैं। क्या इस वाले में लीनियर एक्सेलरेशन है, हाँ या ना? नहीं है। इस वाले में है, तो इस वाले का लीनियर एक्सेलरेशन मैंने मान लिया 0, मतलब ही नहीं, कहानी खत्म। इस वाले के लिए लीनियर एक्सेलरेशन मान लिया 8। क्लियर। दूसरी बात, क्या इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है, मैंने उसको फिलहाल के लिए माना अल्फा 1, इसमें माना एंगुलर एक्सेलरेशन है, दैट इज अल्फा। ये भी क्लियर। ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आया क्यों? क्योंकि इस पे टेंजेंशियली एक फोर्स लग रहा था, कौन सा? टॉर्क। तो मैंने डायरेक्टली बोला T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा 1। क्लियर। ऐसे ही इस वाले के लिए क्या बोल सकता हूं मैं, T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा 2। ये भी क्लियर। अब मैंने देखा इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन, पॉइंट का, इसके सेंटर ऑफ मास पे और कहीं और नहीं देखा, इस पॉइंट पे जहां से स्ट्रिंग निकल रही है, उस पॉइंट पर बच्चों एक्सेलरेशन कितना रहेगा? देखो लीनियर तो था ही नहीं एक्सेलरेशन, इकलौता एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ आर अल्फा होगा। एग्री। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन अगर मैं देखूं, तो देखो एक एक्सेलरेशन ए टू से नीचे जा रहा था, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे जाता है ए टू एक्सेलरेशन से, लेकिन इसके अनबाउंड होने की वजह से इस पॉइंट को एक ऊपर की तरफ भी एक्सेलरेशन मिल रहा था, हाँ या ना? कितना मिल रहा था? आर अल्फा 2। तो मैंने बोला बेटा जितना इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है उतना इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, स्ट्रिंग अनबाउंड हो रही है तो मैंने बोला डायरेक्ट ए टू इज इक्वल टू आर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये सॉल्व करके निकाला मैंने बराबर रखा आर अल्फा 1 इज इक्वल टू ए टू माइनस आर अल्फा 2। और बस अब अपन को क्या करना है, सारी वैल्यूज निकालकर इसमें रख देनी है और आंसर अल्फा 1 के अल्फा 2। ठीक है, कितना आसान तो है, अब इसमें कुछ बचा कहाँ है? क्या कह रही है? अब बेटा देखो मैंने तो रोटेशन चैप्टर ना बनाया है, ना मैंने चाहा आपके सिलेबस में रहे, पर पढ़ना तो पड़ेगा। असली दुश्मन मैं तब होता जब मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ा रहा होता, आप लोगों को खुशी होती, बट असली दुश्मन मैं तभी कहलाता क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं ढंग से। कौन सी क्लास है? क्लास थर्ड, सेकंड, अभी भी लगी पड़ी है। हाँ, क्या इक्वेशंस? किसको? बराबर थी ना बेटा स्ट्रिंग के लिए, उस पॉइंट के एक्सेलरेशन। स्ट्रिंग थोड़ी छोटी या बड़ी हो रही है, बस
बेटा अगर एक्सेलरेशन दोनों पॉइंट की अलग अलग होगी तो स्ट्रिंग बड़ी हो जाएगी, टूट नहीं जाएगी। दोनों के बराबर होने चाहिए ना एक्सेलरेशन। डन, बोलो समझ आया, अभी भी नहीं आया? आ गया ना? आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।